Hello and welcome to Gen X IAS. And I have an announcement to make. We are going to have another channel that is Gen X IAS UPSC only. एक ऐसा चैनल जहां पे सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लेक्चर्स अपलोड होंगे. आज वो चैनल शाम तक बन जाएगा एंड कल से हमारे सारे लेक्चर्स हम उसी चैनल में लेंगे. इस चैनल के जो भी बच्चे हैं, क्योंकि ये मैं आई एम ट्राइंग कि इसको ओनली जीपीएससी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर सब्सक्राइबर बेस इस चैनल में सबके सब गुजराती मीडियम और जीपीएससी के हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम का कोई लेक्चर में कोई व्यू नहीं होता. तो बेटर ऑप्शन इज फॉर यूपीएससी वी विल हैव अनदर चैनल जो आज शाम तक आपके सामने आ जाएगा. ग्रुप में आज डाल दूंगा. कल से सारे लेक्चर जो भी लाइव होते हैं वो सबके सब जेन एक्स आईएएस यूपीएससी चैनल पे होने वाले हैं. ठीक है. तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन अबाउट पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, in which we have dealt with President of India, the Union Executives, Union Legislature. Now we are going to discuss about Chapter 4 under Part 5 of Indian Constitution. One of the most important chapter. एक आध क्वेश्चन तो आप 100% इस पे एक्सपेक्ट करना. ठीक है. We are going to start. पार्ट कौन सा? अगेन 5 ही है. ये सब पार्ट 5 में, क्योंकि पार्ट 5 बहुत बड़ा है. पार्ट 5 में एक नया चैप्टर है, चैप्टर 4 नेम्ड यूनियन जुडिशरी. ठीक है. एंड आर्टिकल प्राइमरीली डीलिंग विथ आर्टिकल 124 टू 147. इतने आर्टिकल्स इसमें हैं. ठीक है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द जुडिशरी इन इंडिया. कैसे हमारे यहाँ जुडिशियल फंक्शंस होते हैं, जुडिशरी कैसी है. अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझें तो इन अमेरिका देयर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एज वेल. अमेरिका के हर स्टेट में उनका एक सुप्रीम कोर्ट होता है. मतलब स्टेट जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल जुडिशरी और फेडरल जुडिशरी. ठीक है. वहां पे जो उनका सुप्रीम कोर्ट है उसे फेडरल कोर्ट कहा जाता है एंड दैट कैन डील विद द केसेस ओनली रिलेटेड टू फेडरल लॉस. स्टेट लॉस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता. जनरली फेडरेशन में स्ट्रिक्ट फेडरेशन जहां फॉलो किया जाता है वहां इस टाइप के मेथड होते हैं जहां सेपरेट जुडिशरी आपको मिलेगी एट यूनियन एट एज वेल एज एट स्टेट लेवल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. वाइल इंडिया में हमने इंडिया की यूनिटी को इंश्योर करने के लिए इस टाइप की जुडिशरी को एक्सेप्ट नहीं किया. वाइल व्हाट वी ऑप्टेड फॉर integrated judiciary. What is integrated judiciary? At this, हाँ बेटा, अच्छा नॉइस कैंसलेशन बंद है, कोई बात नहीं बेटा. ओके. हाँ. What is integrated judiciary? Integrated judiciary it mean a federal or central judiciary at the highest level, that is Supreme Court of India. Okay. And Supreme Court will act as the highest or apex court. It will act as the apex court. Right? और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वेरियस स्टेट्स में या मोर देन वन स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बनाई गई है. मेरी बात बहुत ध्यान से समझना. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए. बट वी नो वी हैव इनेक्टेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जहां पे एक साथ बहुत सारे नए स्टेट्स बना दिए गए थे. तब एक साथ इतने हाई कोर्ट्स बनाना पॉसिबल नहीं था. इसीलिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने लिखा कि 2 स्टेट के बीच में एक हाई कोर्ट भी हो सकती है. जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ हाई कोर्ट है. ठीक है. लक्षद्वीप और केरल के बीच केरल हाई कोर्ट है. मतलब मोर देन वन स्टेट के बीच भी हाई कोर्ट्स पॉसिबल है. इट इज नॉट मैंडेटरी कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए. इट इज डिजायरेबल. ये डिजायरेबल है कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. तो एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स में बनाई जाएंगी. क्लियर है. हाई कोर्ट के नीचे होती है लोअर जुडिशियल कोर्ट्स लाइक सेशन कोर्ट एंड सिविल कोर्ट. सेशन कोर्ट फॉर क्रिमिनल केसेस,
एंड सिविल कोर्ट फॉर सिविल केसेस। ठीक है, वो कोर्ट्स अलग नहीं होती, जज अलग नहीं होते, एक ही जज होते हैं, एक ही कोर्ट होती है। खाली जब सिविल केस लेते हैं तो सेशन जजेस असाइन करते हैं, और सॉरी क्रिमिनल केस में सेशन जज और सिविल केसेस में सिविल जज। ठीक है, इसके नीचे फिर लोअर मजिस्ट्रेट, क्लास 1 मजिस्ट्रेट, क्लास 2 मजिस्ट्रेट, मुंसिफ कोर्ट, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर इंडिया में जुडिशरी का है। वो सब आगे आएगा, चिंता मत करो। आज हमारा ये सेंटर है कि मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप समझ पाए कि इंडिया की जुडिशरी इज नॉट सेपरेटेड or do not follow a strict federal principle that it is followed in US, while India's judiciary is integrated in nature where all the organs are dependent on each other. Am I very clear? हाँ बेटा, नहीं कर सकते बेटा। यूएस में ये सिस्टम, अगर आपको स्टेट के अगेंस्ट अपील करना है तो स्टेट में ही सुप्रीम कोर्ट है। You cannot appeal against the state Supreme Court into the federal court. Federal court is responsible to deal with the cases only related to federal laws. उसके सिवा किसी में नहीं कर सकते। इंडिया में ये सिस्टम है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसी को इंटीग्रेटेड जुडिशियल मॉडल कहा जाता है। तो इंडिया ने इंटीग्रेटेड जुडिशियल मॉडल अडॉप्ट किया। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस मॉडल में जजेस कहाँ से आएंगे, अपॉइंटमेंट कितनी होगी, कितने जजेस होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और ये सारी बातें लिख दी गई है आर्टिकल 124 में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन एंटायर जुडिशरी, और बहुत लंबा डिस्कशन होगा, लगभग 2 घंटे उसी का डिस्कशन होगा। आर्टिकल 124, इंडिया में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि there shall be a Supreme Court of India. The term used was shall. It means it is mandatory. Compulsory एक सुप्रीम कोर्ट बनाना ही बनाना है, आप मना नहीं कर सकते। With Chief Justice of India as his head. इसका हेड कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 आप ध्यान से पढ़ें तो वो कहता है कि एक चीफ जस्टिस और नॉट मोर देन अदर 7 जजेस। ये मेरी बात ध्यान से समझना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? एक चीफ जस्टिस और अदर 7 से ज्यादा जजेस नहीं होने चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 7 दैट इज 8। कॉन्स्टिट्यूशन इतने ही जजों की बात करता है। बट नेक्स्ट लाइन में ही वो लिख रहा है कि इफ पार्लियामेंट वांट्स इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस बाय मेकिंग लॉ। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम कितने जजेस हैं? 8। क्या इनके नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है? यस। व्हाट इज द प्रोसीजर? पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब अगर अब जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट सिंपली बाय लॉ कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने जजेस इंडियन सुप्रीम कोर्ट में? 33 + 1। इट मीन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस। ठीक है, एट प्रेजेंट ये कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब 1950 में 8 जजेस से आज 34 तक हम आ गए। तो किसने इंक्रीज किया होगा ये मयूर? पार्लियामेंट ने। कैसे किया होगा बेटा? बाय मेकिंग लॉ। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह हम अब आज 34 जजेस तक पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 हमें यही बात बताता है। यहां कहीं भी बात नहीं की गई है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी। सब क्लॉज 1 ओनली डील्स विथ नंबर ऑफ जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? अब सब क्लॉज 2 बात करेगा कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, और हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्कशन ही वही है। मेरे साथ नोट्स बनाएंगे आप लोग? चलिए बनाइए, क्योंकि हम थोड़ा सर आईएमपी टॉपिक સાથે મેરેથોન લેક્ચર લાવી શકો તમે પોલિટીનો સીસીઈ માટે? बेटा आई एम रियली सॉरी बट मैं आईएमपी टॉपिक्स में डील नहीं करता, क्योंकि मेरे लेक्चर्स लगभग 150 के आसपास जाते हैं। तो मैं आईएमपी की दुनिया में नहीं जीता, और सीसी इज नॉट माय फील्ड। मैं मेनली यूपीएससी में ही लेक्चर लेता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे गया तो क्लास 1 to जीपीएससी। उसके नीचे मैंने आज तक कभी लेक्चर्स नहीं लिए हैं, ना ही लूंगा बेटा। मेरे हिसाब से कुछ आईएमपी नहीं होता। पेपर तो सब कुछ बना रहे हैं भाई, आईएमपी क्या होता है?
वो खाली बच्चों को उल्लू बनाना और व्यूज इकट्ठा करने का नखरा है। मैं ये नाटक नहीं कर सकता, एक कांट। कभी भी आपसे कोई भी कहे कि ये आईएमपी पढ़ लो, उससे बड़ी धोखेबाजी कुछ नहीं है। 10वीं बार तैयारी कर रहे हो क्या? 10th में 12th में एक बुक होती है, बुक से क्वेश्चन आते हैं, उसमें आईएमपी दे दो, पास हो जाओगे। इस फील्ड में कौन से साल में कोई क्वेश्चन सेम आया है? हर साल नए नए क्वेश्चन बनते जा रहे हैं जो किसी किताबों में ही नहीं है। मैं किस बेसिस पे आईएमपी कराऊं? मैं धोखेबाजी बिलीव नहीं करता। टेक योर टाइम, हैव 150 लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी एंड आई कैन गारंटी यू इसके बाहर कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आने वाले 5 सालों तक। ठीक है, नेवर फाइंड अ शॉर्टकट। शॉर्टकट की दुनिया आज यूट्यूब और लाइव की दुनिया में व्यूज इकट्ठा करने के नए नए नाटक है, क्योंकि उसी में तो सब्सक्राइबर फटाफट आ जाते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वाह 4 घंटे में ऊपर पॉलिटी खत्म, मजा आ गई, वो सर अरे वो नालायक है 350 घंटे में पढ़ाता है। हमारे पॉलिटी के लेक्चर होंगे 350 आवर्स। हाउ कैन आई कंपाइल दैट इनटू 4-5 आवर्स? इट्स इम्पॉसिबल। बट बीइंग अ स्टूडेंट हमें क्या चाहिए? जल्दी खत्म हो जाए। तो कोई टीचर अगर बोल दे कि 4 घंटे में हो जाएगा तो उससे ज्यादा खुश बच्चा नहीं होता। वो 4 घंटे का लेक्चर बड़े शिद्दत से देखता है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। क्योंकि अगर एग्जाम पास करना इतना इजी होता कि मैराथन या आईएमपी लेक्चर से पास हो जाते तो आज सभी अधिकारी होते। कितना कॉमन सेंस की बात है ना। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ 100 लोग पास हो रहे हैं। इसमें आईएमपी वाले सबसे पहले फेल होते हैं। दे आर द वन जो लिस्ट के बाहर सबसे पहले निकलते हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकता, है ना। एक बार पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, अच्छा टाइम लेके पढ़ो, आपसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। कैन वी मूव फर्दर? चलिए बेटा। तो इनके अपॉइंटमेंट, अच्छा मैं लिखवा रहा था, ओके प्लीज राइट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124, there shall be a Supreme Court. There shall be a Supreme Court with Chief Justice of India and not more than 7 other judges. With Chief Justice of India and not more than 7 judges. स्पीड रखना पड़ेगा, बाकी काम नहीं होगा। Not more than 7 judges. नेक्स्ट लाइन लिखिए। If you want to increase the number of judges, टाइम क्या? अच्छा, number of judges, then parliament by law can do that. At present Supreme Court is having CGI plus 33 other judges. All right, चलिए आगे देखिए। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है? अब यहां अपॉइंटमेंट प्रोसीजर समझने के लिए हमें 2 चीजें जाननी पड़ेंगी। What Constitution says and what judiciary have interpreted. दोनों बहुत अलग हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में एक लाइन लिखी गई है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall be appointed by President of India, warrant under his hand and seal. That's it. Next line है in consultation, ये समझना, in consultation with, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, बराबर, कंसल्टेशन बराबर, कंसल्टेशन with such other judges as he deemed fit. Consult with CGI and such other judges as he thinks fit. मतलब according to constitution, judges appointment is solely a power given to president of India. प्रेसिडेंट कर सकता है अपॉइंटमेंट, किससे पूछकर? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट जब भी अपॉइंटमेंट करेगा, प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट। अब ये सबसे बड़ा गेम है, व्हाट डज कंसल्ट मीन? जैसे मान लीजिए कल अगर छुट्टी रखना है
तो एक चीज है मैं आपसे कंसल्ट करके डिसाइड करूं, तो व्हाट डज कंसल्ट मीन? आप जो बोलो वो मेरे लिए मैंडेटरी है कि आपसे सिर्फ सलाह ले रहा हूं? दोनों चीजें अलग है ना। मैंने आप लोग से क्या लगता है आप लोगों को कल छुट्टी देना है? आप लोग बोले दे दो सर। अब आप लोग ने बोला अगर दे दो और वो मुझ पे बाइंडिंग है तो ये कंसल्ट नहीं हुआ, ये कंकरेंस हो गया। और आपने जो बोला मुझ पे बाइंडिंग नहीं, मैं अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता हूं, तो ये क्या हो गया? मेयर कंसल्टेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा टर्म कंसल्ट, इसका मतलब क्या है? ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। और कंसल्ट भी करना है तो किसके साथ करना है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एज प्रेसिडेंट थिंक फिट। प्रेसिडेंट को जितना सही लगे उतने अदर जजेस से पूछकर, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी? वो भी प्रेसिडेंट करेगा और उसका कोई प्रोसीजर लेट डाउन नहीं है। एम आई क्लियर? अब देखिए बहुत बड़ी कहानी में आपको बताने जा रहा हूं, शांति से सुनना। लंबी कहानी, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पक्का क्लियर है? ओके। इंडिया की फ्रीडम के बाद 23 ऑफ जैन 1950, इट मीन इंडिया अभी जस्ट रिपब्लिक होने वाला था। 26 जैन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट करते हैं। 23 ऑफ जैन 1950 को एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उस समय हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे हानिया साहब, हानिया उनका नाम था। वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 3 दिन बाद आता, तो ही वाज गोइंग टू स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी समय मद्रास हाई कोर्ट में एक जज हुआ करते थे, वो मुस्लिम जज थे। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी अपॉइंटमेंट पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने कहा देखिए आजादी से पहले ये आदमी मुस्लिम लीग का मेंबर था और इसका जो रिलीजियस बायसनेस है वो इंडिया के लिए सही नहीं है। ये इंडिया में पहली बार हो रहा था कि चीफ जस्टिस किसी जज के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दे कि ये जज ही बेकार है, बायस्ड ऑन हिज रिलीजियस कंसाइंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। वो बहुत नाराज हो गए सुन के, क्या बकवास कर रहे हो आप। प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिखा कि इस आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इतना बायस्ड, इतना कम्युनलिस्ट आदमी ये चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकता। वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी थी। क्यों? 3 दिन में इंडिया पहली बार रिपब्लिक बनने जा रहा था 26 जैन को, और आप बोलो कि चीफ जस्टिस को ही हटा दो, नया चीफ जस्टिस बना दो। अब हमें पता है कि नेहरू थोड़े इमोशनल थे, वो रिलीजन को लेकर बहुत इमोशनल थे कि कहीं भी कम्युनलिज्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई अभी अभी जस्ट रिलीजन के नाम पे इंडिया टूटा था। इमेजिन तो करो तुम, 1947 में इंडियन मुस्लिम्स को एक ऑप्शन दिया गया कि आपको एक अलग देश मिल रहा है जहां सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, उस देश का लॉ मुस्लिम रहेगा, सब कुछ मुस्लिम के फेवर में रहेगा। इमेजिन करो कैसा एक देश हिंदुओं को मिलता तो हम सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते कि चलो अपना देश बन गया है। और उस समय भी जितने मुस्लिम्स इंडिया छोड़ के गए उससे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहे, वो नहीं गए। मुस्लिम के लिए एक अलग देश बना जहां सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, फिर भी इंडियन मुस्लिम नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा देश है, हमारे पूर्वज यहीं दफन है, हम भी यहीं दफन रहेंगे। तो जो नहीं गए उन्होंने एक्चुअली इंडिया को टूटने से बचाया, क्योंकि वो लोग भी जाने की डिमांड करते तो इंडिया के बीचों बीच कितने पाकिस्तान बनाने पड़ते सोचो। तो एक पिलर ऑफ यूनिटी इंडियन मुस्लिम्स भी है। आज माहौल अलग है, उसकी बात कभी और करेंगे, बट कभी इंडियन मुस्लिम्स के बारे में इतना सोचना कि उनकी जगह अगर हमें ऑप्शंस मिला होता एक अलग देश बनाने का तो हम में से कोई ना रुकता, सब चले जाते। इंडियन मुस्लिम की देशभक्ति, पैट्रियटिज्म ने उन्हें रोक दिया। तो बहुत महान लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। इवन बहादुर शाह जफर मरते दम तक कह के गए थे कि जफर क्या नसीब पाई है तूने, 2 गज जमीन ना मिले दफन होने के लिए, जहां पूर्वज दफने वहां तुम्हें 2 गज जमीन दफनाने को नहीं मिली है। तो इंडिया के लिए अलग ही प्रेम है पर उनका। अब नेहरू के अच्छे
जो कल्चर उनका बिहेवियर था उसकी वजह से ये हुआ होगा, कांग्रेस के स्टैंड की वजह से। इसलिए नेहरू बहुत कॉन्शियस थे कि जो लोग इंडिया में रुके हैं कहीं उन्हें इनसिक्योरिटी ना फील हो, कहीं उन्हें ये ना फील हो कि इंडिया तो हिंदू मेजॉरिटी हो गया है और अब हमें मार दिया जाएगा। जो नेहरू और वेरी कॉशियस एज अ प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी कम्युनल एंगल नहीं दिखना चाहिए। तो नेहरू ने हानिया के खिलाफ सरदार पटेल को एडवाइस दे दी। बट पटेल बीइंग अ प्रैग्मेटिक पर्सन, वो बहुत टैलेंटेड थे, प्रैग्मेटिक थे, उनको पॉलिटिक्स डील करने आती थी। उन्हें पता था चीफ जस्टिस को हटाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सो व्हाट इज गुड ऑप्शन? ही वार्नड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि अपना स्टेटमेंट वापस लो, और अगर नहीं वापस ले पाए तो आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू टेक एक्शंस। हानिया समझ चुके थे कुर्सी खतरे में है। हानिया ने तुरंत अपना स्टेटमेंट बदल दिया और थिंग्स गॉट नॉर्मल। पटेल ने नेहरू को अप्लाई वापस लेटर लिखा कि आई हैव टेकन केयर ऑफ हानिया, मैंने हानिया का टेक केयर कर लिया, आप चिंता मत करो। तभी एक और क्राइसिस क्रिएट हुई जैसे हानिया रिटायर हुए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 1951 उनकी डेथ हो जाती है, एक सडन डेथ हो जाती है। उनके रिटायर होते नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनेगा वो अपने आप में एक चैलेंज था। नेहरू नहीं चाहते, नेहरू के पास एक बड़ा ओपिनियन था। उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, नेहरू की नजर में ये सबसे ज्यादा योग्य आदमी थे चीफ जस्टिस बनने के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट में जो 7 जजेस बचे हैं, क्योंकि एक की डेथ हो गई, उन 7 जजेस की सीनियरिटी को आप बाईपास करके बॉम्बे के हाई कोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली कहता है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, कैसे करेगा कहीं नहीं लिखा। तो नेहरू चाहते थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंडिया का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, पर इसका मतलब हुआ कि आपने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की सीनियरिटी बाईपास कर दी। यहां कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ 1951 में। 7 जजों ने नेहरू के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया। इन सब ने लिखित में धमकी दी कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का जज हमारे ऊपर आके बैठ गया तो हम सब एक साथ रिजाइन कर देंगे, फिर चला लेना अपनी कोर्ट, सारे जज गायब हो जाएंगे। नेहरू को ये बैकस्लैश जो मिला उसकी वजह से नेहरू बैकस्टेप कर गए, नेहरू वापस चले गए, बोले कोई बात नहीं, जो सबसे सीनियर है उसी को हम चीफ जस्टिस बना देंगे। क्या आप लॉजिक समझ रहे हैं? इस तरह 1951 में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ। द प्रेसिडेंस वाज whoever will be the senior most judge, not by age but by experience, whoever will be the senior most judge in Supreme Court shall be elevated to the post of Chief Justice of India। ये प्रेसिडेंस सेट हो गया था नेहरू के बाद, और उनके बाद आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे सबने लगभग इसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट सिंस 1951 टिल 1973 किस तरह हो रही है? Senior most judge will be elevated to Chief Justice of India. Am I clear? Second back, other judges की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है? तो अदर जजेस की अपॉइंटमेंट 1973 तक, 51 से 73 solely एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब प्रेसिडेंट्स एक्शन, मतलब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह तो लेता था बट इट वाज मेयर कंसल्टेशन, मतलब सिर्फ सलाह। फाइनल डिसीजन किसके हाथ में था? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 1951 से चीफ जस्टिस बनेगा सीनियर मोस्ट जज, और अदर जजेस कौन होंगे विल बी डिसाइडेड बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, ठीक है। हेंस द अपॉइंटमेंट वर एग्जीक्यूटिव इन नेचर इन इनिशियल एज ऑफ इंडियन जुडिशरी, ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। 1951 की कहानी क्लियर है? प्लीज राइट। कभी कभी क्या होता है इंडिया में बहुत ज्यादा इस तरह मेंस में क्वेश्चन बनता है कि बताइए इंडिया में अपॉइंटमेंट किस तरह होती थी, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट। जहां ट्रेस शब्द आ गया कोई आंसर नहीं कर पाएगा, तो आप इस तरह करना, ठीक है। सिंस 1951 a convention was set that Chief Justice would be the senior most judge. Chief Justice would be
the senior most judge, while other judges shall be appointed by executive action. ठीक है, चलिए। और ये डॉक्ट्रिन ठीक ठाक चलती रही। कब तक? ये डॉक्ट्रिन चली 1973 तक। 1973 में जब केशवानंद भारती जजमेंट आया, केशवानंद भारती मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ है और आप सबको पता ही होगा, इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला। केशवानंद भारती में 13 जजेस थे, जजमेंट आया था 7:6 में। इंदिरा गांधी इस जजमेंट से बहुत नाराज थी, तो इससे और इससे पहले गोलकनाथ से इंदिरा गांधी बहुत नाराज थे। तो इंदिरा गांधी ने जो प्रेसिडेंस लगभग 25 इयर्स तक चला, 51 से 73, इंदिरा गांधी ने उसमें चेंज कर दिया। उस समय सीनियर जजेस बहुत सारे थे, 4 सीनियर जजेस थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट दिया था। ठीक है, ये चारों बनने चाहिए चीफ जस्टिस एक के बाद एक, क्योंकि ये सब सीनियर मोस्ट है। पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने जो इंदिरा गांधी के फेवर में जजमेंट आया था, एएन रे, जस्टिस एएन रे, इन्हें चीफ जस्टिस की पोस्ट पे एलिवेट कर दिया, बाई पासिंग द सीनियरिटी ऑफ 4 जजेस। आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट, Indira Gandhi have elevated A.N. Ray on the post of Chief Justice of India, bypassing 4 senior most judges. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये पहला ऐसा इंस्टेंस था जो प्रेसिडेंस 25 ईयर से चला रहा था, उसको चेंज कर दिया गया। और एग्जीक्यूटिव ने दिखाया कि देखो हमारी पावर है, जज कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? इसके बाद ये बहुत बार यूज किया गया, जैसे आप सबको याद होगा एडीएम जबलपुर जजमेंट। एडीएम जबलपुर, या इसको हम हैबियस कॉर्पस जजमेंट भी कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। व्हाट वाज हैबियस कॉर्पस जजमेंट? कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में हैबियस कॉर्पस रिट, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या वो रिट भी सस्पेंड हो जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ब्लैक जजमेंट, सबसे खराब जजमेंट दिया था। 5 जज थे, 4:1 जजमेंट आया था। मतलब 4 जजेस ने कहा था हाँ बिल्कुल, ड्यूरिंग इमरजेंसी आपके राइट टू लाइफ भी निकल जाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाया और आपको गोली मार दी, काम खत्म, गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इमरजेंसी में हैबियस कॉर्पस के रिट भी सस्पेंड करने की बात कही गई थी। ये सबसे डार्केस्ट एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जुडिशरी माना जाता है। ठीक है, यहां पे जिन जजों ने फेवर किया था उनमें एक बहुत फेमस नाम है, जस्टिस पीएन भगवती। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जज है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, कोई जज सबसे कंट्रोवर्शियल पीएन भगवती। इनके 2 रूप आपको देखने मिलते हैं। पहला रूप, पीएन भगवती इज एब्सोल्युटली अ डेडिकेटेड जज टू जुडिशरी। ये जुडिशरी के सामने एकदम झुक जाते थे, सॉरी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो गवर्नमेंट कहेगी वही ये करेंगे। इवन पीएन भगवती ने खुद ने अपनी स्पीचेस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अलाइन होने चाहिए गवर्नमेंट के साथ, इससे पॉलिसी ज्यादा बेटर इंप्लीमेंट हो सकती है। ये इतने डेडिकेटेड थे सर कि 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस इलेक्शन जीती, याद कीजिए इमरजेंसी की बात की कहानी, इंदिरा गांधी जब वापस इलेक्शन जीती तो इन्होंने इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम फैन ऑफ योर्स, आपके आयरन डिसीजंस हो जाए, यू आर एन आयरन लेडी। सुप्रीम कोर्ट का जज प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है, दैट टू अ लेडी प्राइम मिनिस्टर। सबसे कंट्रोवर्शियल लेटर था ये, क्योंकि ये लेटर लीक हो गया था, लीक होके पब्लिक में आ गया कि हाउ कैन अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट में थे, how can a sitting judge of Supreme Court can write to executive is that I am your fan, many congratulations for your winning, India is on the right path, thanks for bringing discipline,
अब ऐसे टर्म्स आप एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं यूज कर सकते, ये आपके वेरी सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आ जाता है, आपकी ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आ जाता है। कहा जाता है कि पीएन भगवती हमेशा ऑन गुड बुक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव रहना चाहते थे, कि एग्जीक्यूटिव की नजर में हमेशा अच्छा रहना है। ठीक है, मैंने इनके बारे में आपको बताया, उसका एक रीजन है, 5 मिनट वेट करो, अभी बताता हूं। तो पीएन भगवती और अदर जजेस ने मिलकर हैबियस कॉर्पस में सबसे खराब जजमेंट दिया। उस समय एक ही आदमी में गट्स थे, एक ही आदमी पावरफुल था जो नहीं झुका एग्जीक्यूटिव के सामने, हंसराज खन्ना, एचआर खन्ना। He was the one who never bowed down in front of executive. इन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रहनी ही चाहिए, हैबियस कॉर्पस का रेट नहीं सस्पेंड होना चाहिए। इन्हें इनकी ब्रेवरी, इनकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड भी मिला। जब इनके चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो इंदिरा गांधी ने इन्हें इनकी सीनियरिटी को बाईपास कर दिया और इनकी जगह पे इनके जूनियर को ही चीफ जस्टिस बना दिया। इन प्रोटेस्ट इन्होंने रिजाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा नहीं चाहिए तुम्हारी पोस्ट, तुम खुद रख लो। ठीक है, और हंसराज खन्ना आज तक इंडियन जुडिशरी में गोल्डन लेटर्स में इनका नाम लिखा जाता है। सच अ ब्रेव जज। जब ड्यूरिंग जुडिशरी सबके सब गवर्नमेंट के सामने झुक गए थे, तब एक आदमी था जो खड़ा रहा था। सो 1973 टिल 1984 या थोड़ा और, इसको हम कहते हैं द एरा ऑफ सबमिसिव जुडिशरी। क्या है ये बेटा? एरा ऑफ सबमिसिव जुडिशरी, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव चाहेगा जुडिशरी वही करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं इस समय, बट जनरली ये वो था जब एरा ऑफ सबमिसिव जुडिशरी जाती है। जिसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल क्या है वो समझो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे हाई कोर्ट जजेस के लिए। जो हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस होते हैं उन्हें परमानेंट जज बनाने का रेगुलेशन था। ठीक है, हुआ यूं कि केस गया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे एडवोकेट्स ने केस किया कि आप हमें क्लियर करो कि आर्टिकल 124 में जो लिखा गया है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है? डज कंसल्टेशन मीन जस्ट एडवाइस और कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस? ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 1982 में क्वेश्चन रेज हुआ। कब ये हुआ बेटा? 1982। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? कि जब जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? किसके पास पावर है अपॉइंटमेंट की? गड़बड़ होगी ना बेटा, अबे जवाब दे बेटा। प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 द प्रेसिडेंट हैव पावर, बट इट इज कलेक्टिव पावर, मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से करता है। तो प्रेसिडेंट जब भी अपॉइंटमेंट कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अपॉइंटमेंट से पहले आप कंसल्ट करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस जिसको आपको सही लगे। तो इसमें यही पूछा गया कि जो कंसल्टेशन है ये एडवाइस है या कंकरेंस है? मतलब चीफ जस्टिस जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अगर मानना पड़ेगा तो जुडिशियल सुप्रीमेसी आ गई, तो जो जज बोलेंगे वही करना है। नहीं मानना पड़ेगा तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी आ गई, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। आप दोनों का अंतर समझ रहे हैं? पक्का? ओके देन। तो इसी तरह पहली बार 1982 में ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे एडवोकेट्स ने ये केस किया हुआ था, जिसमें से एक के नाम पे केस बना, एसपी गुप्ता। ये उस समय सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। एसपी गुप्ता केस 1982, इसे हम कॉमन लैंग्वेज में फर्स्ट जजेस केस कह देते हैं। कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है इसे? फर्स्ट जजेस केस। आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एसपी गुप्ता और फर्स्ट जजेस केस। क्या था ये केस? ध्यान से समझना। ये 1982 का टाइम है, इस समय कोर्ट में है पीएन भगवती। आप मुझे बताइए क्या होगा? सबमिसिव जुडिशरी होगी, करेक्ट? यह है एरा ऑफ सबमिसिव जुडिशरी, इंदिरा गांधी का एरा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही अजीब ढंग से एक जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी क्लियर दैट इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जजेस की अपॉइंटमेंट कैसा एक्शन है? एग्जीक्यूटिव। इट मीन
द कंसल्टेशन, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, कंसल्टेशन merely मीन्स एडवाइस नॉट कंकरेंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो प्रेसिडेंट जिससे चाहे चीफ जस्टिस से पूछ सकता है, और चीफ जस्टिस की एडवाइस पे कोई बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट सिर्फ उसकी एडवाइस दे रहा है। मतलब पूरी पावर गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट जिसको चाहे जज बना सकती है। ठीक है, इसी को फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। फर्स्ट जजेस केस ने एक प्रेसिडेंट सेट किया जहां पे कौन जज बनेगा ये कोर्ट ना डिसाइड करके, जजेस ना डिसाइड करके, गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम केसेस किसके खिलाफ होते हैं? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट लिटिगेंट, और वही जज भी बना रही है। ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपने ही केस में जज नहीं बन सकते, तो बन नहीं सकते तो बना भी नहीं सकते भाई, है कि नहीं? जब आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर अगेंस्ट गवर्नमेंट ओनली, और गवर्नमेंट खुद ही जज बना रही है, तो जज की औकात है गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दे दे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना सर ये। बट फिर भी एसपी गुप्ता जजमेंट में इंश्योर किया गया, क्योंकि जज थे पीएन भगवती साहब। एक साइड ये हो रहा है, दूसरा पीएन भगवती का दूसरा रूप देखो। पीएन भगवती भारत के सबसे फेमस जजेस में से एक है, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन्स दी हुई है। जैसे कि एसपी गुप्ता में इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे पढ़ाऊंगा। एक जुडिशरी में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। व्हाट इज लोकस स्टैंडी? कि जो भी कंसर्न्ड है खाली वही केस कर सकता है। जैसे इनके और इनके बीच फाइट हो रही है, किसी भी दो के बीच, एक्स वाई के बीच फाइट हुई है, तो एक्स या वाई ही केस कर सकते हैं, कोई तीसरा आदमी इनके ऊपर केस नहीं कर सकता। भाई देखो वो दोनों फाइट कर रहे हैं, ये सिस्टम नहीं होता। क्योंकि हर केस में पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका क्या है, आप क्यों आए हो भाई, है ना? अब मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसको लोकस स्टैंडी कहता है। लोकस स्टैंडी मतलब व्हाट यू होल्ड ग्राउंड, आप क्यों आए हो केस में। जस्टिस भगवती ने कहा था कि देखिए, काफी बार कुछ गरीब आदमी होते हैं, गरीब समुदाय होते हैं, जिनके पास इनफ रिसोर्सेस या नॉलेज नहीं है, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। जैसे इंडियन ट्राइबल्स, जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स, क्या लगता है उनको इतने पैसे कोर्ट जाएगा, वकील हायर करेंगे, या इतना नॉलेज है? कुछ नहीं है। टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, हम क्या कर सकते हैं, उनकी जगह किसी और को भी क्वेश्चन रेज करने का राइट दे सकते हैं। हाँ, बट दैट मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों का भला हो तो। क्या समझ पा रहे हैं? जैसे इन्वायरमेंटल केसेस, मान लीजिए कहीं कोई कंपनी बन रही है, जिस कंपनी के जैसे वहां की रिवर पूरी खराब हो जाएगी, तो मुझे दिख रहा है, मैं केस करने गया, कोर्ट पूछेगी तेरा क्या जाता है? अब नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि जस्टिस पीएन भगवती ने ही PIL का सिस्टम ला दिया, जो लोकस स्टैंडी को अवॉइड कर देता है। इफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज कंसर्न, लोकस स्टैंडी डू नॉट होल्ड ग्राउंड, कोई भी आकर केस कर सकता है। इसको कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस। बेटा ये सब याद रखना पड़ेगा टर्म्स आपको, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में मेंस में पूछा गया था व्हाट इज PIL एंड इन व्हाट केसेस PIL कैन नॉट बी अप्लाइड। तो आंसर कैसे लिखना होता है? इट वाज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस। कि न्याय मिलने के लिए जरूरी नहीं कि आपको कुछ होना चाहिए, आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई और आपकी हेल्प कर सकता है। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस या PIL का भी पूरा क्रेडिट जस्टिस पीएन भगवती को ही जा रहा है। इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म किया था, बहुत सारा जुडिशियल एक्टिविज्म। ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन थे, ह्यूमन राइट्स को चैंपियन करते थे। तो एक साइड इस जज की ये पिक्चर आपको दिख रही है, ह्यूमन राइट चैंपियन करना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस करना, सोशल के लिए वर्क के लिए काम करना, दूसरी साइड सब में से जुडिशरी। एसपी गुप्ता केस अपने आप में दो चीजों के लिए फेमस है, आपकी किताबों में आप खाली एक पढ़ते हो। फर्स्ट, जजेस केस हैव इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट जजेस, as well as this is the same first judges case which also ensures PIL का प्रिंसिपल भी इसी केस में आया था।
क्योंकि एसपी गुप्ता से ये पूछा गया आपका क्या है भाई, जजेस अपॉइंट करे या ना करे, है ना, तो वहां PIL का सिस्टम आया था। Am I very clear? तो 1982 में एक चीज इंश्योर हो गया कि भाई अभी भी सबमिसिव जुडिशरी का टाइम है, अपॉइंटमेंट्स विल बी सोनली बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव राइट्स। सबसे बड़ा चेंज कब आएगा? आफ्टर 10-11 years, I hope 1993 was the year, जब फाइनली एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हुआ क्या, 1982 में जैसे ये जजमेंट आया था, इसके बाद से एग्जीक्यूटिव ने एकदम अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट करना चालू कर दिया। जो उसे पसंद आता वो चीफ जस्टिस बन जाता, जो पसंद आता वो जज बन जाता। और काफी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स भी हुई जिसमें बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज किए गए थे। फाइनली इन 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ऑन रिकॉर्ड केस, अथवा तो फेमसली सेकंड जजेस केस, इसको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस और सेकंड जजेस केस भी कह सकते हैं, सेकंड जजेस केस 1993। ठीक है, यहां पे फिर से सेम टू सेम क्वेश्चंस आगे आए। 7 जजेस की बेंच बैठी, 7 जज एक साथ बैठे थे, क्योंकि फर्स्ट जजेस केस में 5 थे तो उसको टर्न करने के लिए 7 चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपना कोई भी पहला डिसीजन अगर चेंज करना है तो पहले जितने जजेस थे उनसे ज्यादा जज होने चाहिए, बाकी आप डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 7 जजेस की बेंच बैठी, क्वेश्चंस बहुत बड़े थे। सबसे पहला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की प्रोसीजर क्या है? क्योंकि 1951 से 73 जो सीनियर मोस्ट था उसे अपॉइंट किया जाता था। 73 में इंदिरा गांधी ने इस प्रोसेस को चेंज कर दिया, एन रे को अपॉइंट करके। उसके बाद से 1993 तक गवर्नमेंट जिसको चाह रही है उसको अपॉइंट कर रही है। प्रोसीजर क्या है, हाउ टू अपॉइंट द जज एस CGI? सेकंड जजेस केस में बहुत क्लियरली ये बात कह दी गई कि देखिए गवर्नमेंट डू नॉट होल्ड डिस्क्रिशन, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा राइट नहीं है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट चीफ जस्टिस whoever is the senior most judge, जो भी सीनियर मोस्ट जज हो उससे ही आप चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। तो सेकंड जजेस केस में सबसे पहली बात आई कि CGI शुड बी सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन? 1993 से आपको एक नया दौर शुरू होगा। अगर मेंस में ट्रेस करके क्वेश्चन आए, ट्रेस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। 51 से 73, 73 से 93, 93 ऑनवर्ड्स ये टाइम है जुडिशियल इंडिपेंडेंस का टाइम। समझ रहे हैं बेटा जी? मतलब अब जुडिशरी सारी पावर अपने हाथ में ले लेगी। कैसे लेगी? सेकंड जजेस केस में जुडिशरी ने कहा कि देखिए ये जो टर्म है ना कंसल्टेशन, इट एक्चुअली मींस कंकरेंस। कंकरेंस मतलब पूछना पड़ेगा, मैंडेटरी है, एडवाइस नहीं है। व्हाई इज इट सो? इस जज में कहा गया कि इस जजमेंट में कहा गया कि CGI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द पेरेंटल फिगर, ये इंडियन जुडिशरी के फादर फिगर माने जाते हैं। इनसे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि कौन जज बनने लायक है और कौन नहीं। इसलिए बिना चीफ जस्टिस के एडवाइस के आप किसी को भी जज नहीं बना सकते। मतलब जो अभी तक 1993 तक गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को भी जज बना सकती थी, अब वो राइट्स गवर्नमेंट से छीन लिए गए। अब गवर्नमेंट हैव टू आस्क चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि सर किसे बनाऊं, ठीक है, और चीफ जस्टिस जो नाम बताएगा उसको बनाना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम थी कि कहीं चीफ जस्टिस खुद ही टारे निकलना हो जाए, वो किसी को भी अपॉइंट करवाने लगा तो। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक फेमस चीज कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट में
अंकल जज सिस्टम चलता है। अंकल जज सिस्टम मतलब रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, रिपोर्ट ने ये कहा कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, तो तेरा ध्यान क्यों नहीं था? अंकल जज सिस्टम, अंकल जज सिस्टम तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, हाई कोर्ट्स में, उनमें मोर देन 40% जजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट जजेस। मतलब जो खुद एक बार जज बन गया है वो अपने ही भाई भतीजे को जज बनाएगा। दूसरी भाषा में क्या कहते हैं इसको हम? नेपोटिज्म, है ना? तो जुडिशरी में हाई लेवल ऑफ नेपोटिज्म। अब मान लीजिए सारी पावर आप एक आदमी चीफ जस्टिस को दे दोगे तो जिसको चाहेगा उसको बना देगा। इसीलिए सारी पावर एक आदमी की, इंडिविजुअल डेस्पोटिज्म ना हो जाए, ये सब टर्म याद रखना आप लोग। टू अवॉइड इंडिविजुअल डेस्पोटिज्म, व्हाट्स जुडिशरी डिड इन सेकंड जजेस केस? इट सेज you must consult concurrence with Chief Justice of India, but also with 2 other senior most judges. Not only Chief Justice, but 2 other senior most judges. इन तीनों से पूछ के चीफ जस्टिस आपको एडवाइस देगा और यू हैव टू एक्ट ऑन दिस एडवाइस। ठीक है, और ये जो बना इसे सामान्य लैंग्वेज में कॉलेजियम कह देते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। सो सेकंड जजेस केस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व्ड और ओरिजिनेटेड। ठीक है, एग्जाम में अगर क्लास 3 लेवल आप दे रहे हो जैसे एसटीआई रिवर्स वगैरह, तो वहां तो यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम कहां से इवॉल्व हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम वाज इवॉल्व आफ्टर सेकंड जजेस केस। ठीक है, कंप्लीट है आप लोग? तो अब प्रेसिडेंट इज बाउंडेड, इट मीन आफ्टर सेकंड जजेस केस executives are snatched from their power to appoint judges, and this is given to judiciary. Now judiciary will appoint judges by themselves, और ये दुनिया का पहला देश इंडिया बन गया। In entire democratic countries, India is the only country where judges appoint themselves. और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही चेंज करके रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस से सलाह लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट एडवाइस, बट इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज थी सर, ये एडवाइस कैसे होगी? चीफ जस्टिस ने अकेले एडवाइस दे दिया तो क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ने बाकी दो से नहीं पूछा तो क्या होगा? एंड देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, एंड हेंस एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब प्रेसिडेंट हैव पावर इन इंडिया अंडर आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उसको कहीं डाउट लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि इस केस में क्या किया जाए। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा डियर सुप्रीम कोर्ट, ये जो आपने सेकंड जजेस केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है, भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, हमें समझ में नहीं आ रहा। टू हैव मोर क्लियरिटी on collegium system, the president made a reference to the Supreme Court, and which is now most famously known as third judges case. The year was 1998. So third judges case was actually not a case involving two party, it is a presidential reference to clarify the doctrine of collegium system. Am I clear? और ये थर्ड जजेस केस में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स आई हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्लेरिफाई किया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसेस दी है उसी तरह आज भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, इसलिए इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना। दो जगहों पे अपॉइंटमेंट की हमें बात करनी है, एक अपॉइंटमेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट और दूसरा अपॉइंटमेंट इनटू द हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों जगह में करनी है। पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज लाना है तो कहां से ला सकते हो? तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस देखनी पड़ेगी कि हु इज क्वालिफाइड। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में क्वालिफिकेशन दी हुई है। क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, पहला कि जो भी जज बनना चाहता है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली है, प्लस
he must have hold office at least 5 years as a judge in high court or high courts. मतलब 5 सालों कम से कम इंडिया के हाई कोर्ट्स में जज रहा हो कलेक्टिवली, या तो एक हाई कोर्ट या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया हो तो 5 इयर्स जज रहना मैंडेटरी है। सेकंड, ये और में है बेटा, या तो ये 10 years as advocate in high court, और 10 साल वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। ठीक है। थर्ड, ये भी और में है, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये सबसे डिबेटेबल टॉपिक है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई आदमी के पास लॉ का बहुत नॉलेज है तो डायरेक्ट उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। 100% इनमें से किसी को भी प्रेसिडेंट चाहे तो बना सकता है, बट अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा? ये लोग किसी ना किसी हाई कोर्ट में रहे होंगे, है कि नहीं? तो अब ये कोलिजियम सिस्टम कैसे काम करता है? जो भी ऐसे आदमी हैं जो इस टाइप की क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी टू लॉ मिनिस्ट्री। इनिशियल जो भी लिस्ट तैयार हुई है, वो लिस्ट तैयार कौन करता है तो उसका भी अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस गवर्नर, वहां स्टेट के गवर्नर वगैरह, एक अलग कहानी बताऊंगा। ये लोग ये लिस्ट तैयार करेंगे। यहां पे एक चीज समझिए, इंडिया में अगर आपको जज बनना है तो एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम नहीं काम करता। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मैं लायक हूं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का, तो मैं जज बनने की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये लायक है तभी आप आ सकते हो। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि भाई मैं कितना भी लायक हूं, मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता। जब कोर्ट को लगेगा हाँ ये लायक है तभी। इंडिया में एप्लीकेशन बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद रखना है। डिमांड बेस्ड अपॉइंटमेंट होती है, एप्लीकेशन बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं है। क्या आप समझ पाए मेरी बात? तो ऐसी एक लिस्ट तैयार होकर लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगी। अब लॉ मिनिस्ट्री क्या करेंगे? लॉ मिनिस्ट्री इन नामों को भेज देंगे आईबी के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास, फॉर बैकग्राउंड चेक। इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी कि ये जज किसी करप्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, इनका कहीं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है, किसी पॉलिटिक्स के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आईबी पूरा बैकग्राउंड चेक करती है और आईबी एक सीक्रेट रिपोर्ट बनाती है हर जज के बारे में, और ये सीक्रेट रिपोर्ट आईबी अगेन भेजेगी लॉ मिनिस्ट्री को। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री इसमें अपने ऑब्जेक्शंस रेज करेगी, कहां कहां उनको प्रॉब्लम लग रही है। जैसे कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे जो डिजर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनना, because he was very senior, but IB ने एक रिपोर्ट दी कि he is gay, he is a gay, और वो ओपनली गे था, ऐसा कुछ छुपा रहे हैं। he belongs to LGBTQ community। गवर्नमेंट ने ये अपॉइंटमेंट नहीं की, गवर्नमेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि गे है तो हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट को आया गुस्सा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिमाग चलाया, उन्होंने गवर्नमेंट के रिप्लाई को पब्लिक कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया कि देखो गवर्नमेंट ने क्या ऑब्जेक्शन किया है, कि खाली गे होने की मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से आप उसे उसका राइट नहीं देते। ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सी आज पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत लेक्चर शुरू किया है, जस्ट एक ही घंटे तो हुए हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। आज बहुत डेप्थ में जाना है, हर छोटी बड़ी बात, हर जजेस का अपॉइंटमेंट, हर कंट्रोवर्सी हमें समझनी है। दैट्स द रीजन मुझे शॉर्ट में पढ़ा नहीं आता। अब आप मुझे बताओ मैराथन कहां से पढ़ा था? पॉसिबल है मैराथन? आई हेट मैराथन्स, लिटरली आई हेट मैराथन्स। मैराथन लो, एक टॉपिक का लो, सब्जेक्ट का मैराथन नहीं हो सकता। एक टॉपिक लो लंबा है तो
7-8 घंटे खींचो, खत्म कर दो। सब्जेक्ट वाला मैराथन मुझे समझ में नहीं आता यार, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप पूरा सब्जेक्ट 4-5 घंटे में करवा दो। इतना इनजस्टिस है, मुझे सब क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत। क्या 8वीं 9वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हो क्या कि हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 10th में हो तो पाइथागोरस, 9th में पाइथागोरस थ्योरम करवा दो, पास हो जाओगे। मजाक है क्या यार, तो कुछ भी करते। 3 साल के पेपर में तीनों साल अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, आप कैसे बताओगे इस साल का आईएमपी था, उस साल का वो आईएमपी था? बोर्ड का पेपर उठा लो, बोर्ड के पेपर में 5 साल में हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही, क्योंकि 3 पेज का चैप्टर होता है और उसके बाहर पूछ नहीं सकते। बच्चे वहां बवाल कर देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। तुम लोग कर सकते हो बवाल आउट ऑफ सिलेबस का? यूपीएससी या जीपीएससी के पेपर में चिल्ला सकता आउट ऑफ सिलेबस है? बोले नाला को तुमको सिलेबस दिया किसने था? हमने सिलेबस में ये लिख दिया था एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें तो सब आ गया ना। हमने लिखा तो था करंट अफेयर, तो करंट अफेयर दुनिया का सब कुछ आ गया है, हम कहां आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं? अब ऐसी एग्जामिनेशंस में इट इज इम्पॉसिबल टू गेस अ क्वेश्चन एंड इट इज अनडिजायरेबल टू गेस अ क्वेश्चन। ये फील्ड गेसिंग वाली है ही नहीं। आईएमपी वाले में मुझे नफरत होती है मैराथन फैराथन के नाटक से, गुस्सा ज्यादा सुन लेता हूं तो काहे का मैराथन में कैसे कराएगा। और सबसे गुस्सा कब आता है पता है? जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं नीचे देखता हूँ मेरे लेक्चर में व्यूज कितने हैं, 130 140, और वो 5 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर देता है। उसके लेक्चर में 1 मिलियन 3 मिलियन। लगता है अगर यही पढ़ाना है तो मुझे ना इसके लिए किसी बुक की जरूरत है ना उसके लिए किसी बुक की जरूरत है, अभी चालू करो, शाम तक पॉलिटी खत्म। क्योंकि कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो मुझे ना आता हो, या कोई ऐसा केस नहीं जो मुझे याद ना हो। मुझे किसी पीपीटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज तक आप लोगों ने मेरे पास पीपीटीज नहीं देखी होंगी, ना ही कोई रिसोर्स या बुक की जरूरत है जिसको देख के पढ़ाना पड़े। यहाँ सब फिट है, आधा घंटा लगेगा, पूरी पॉलिटी खत्म। अगर आईएमपी पढ़ाना हो, नहीं पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समय लेके पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम ऑफिसर। Whoever is trying this shortcut is the one who fails very first. और फिर सारा ब्लेम डाल देना एग्जाम पे। एग्जाम में तो टफ क्वेश्चन पूछते, तुम लोग को पढ़ने के लिए किसने मना किया था? पढ़ लेते ईमानदारी से, है कि नहीं? नेवर एवर हैव शॉर्टकट्स इन दिस फील्ड। ये नहीं काम करेगा बेटा, इसलिए मैं आपको इतना बोर कर रहा हूँ। बाकी चाहता शॉर्ट में बता देता, ठीक है? तो बोर हो रहे हो तो मुझे बता देना। नया नया भरतनाट्यम वगैरह सीखा है, आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू। आईबी अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें सारे ऑब्जेक्शंस रेज होंगे लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर इस पूरी लिस्ट को भेज देगी कोलिजियम सिस्टम के पास, ठीक है? सेकंड जजेस केस में कोलिजियम सिस्टम में कितने लोग थे? 3 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलिजियम को हम और एक्सपांड कर रहे हैं। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी देयर प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में अपकमिंग सीजीआई होना जरूरी है। जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाला है वो होना भी जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसे भी ऐड कर लो, तो सीजीआई +4 +1 हो जाएगा। ये रिसेंटली हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो उनसे 4 जजेस सीनियर थे। एग्जाम्पल समझना, मान लीजिए इस समय विवेक चीफ जस्टिस है, पढ़ने में ध्यान नहीं हो सुना लाइक कैसे, विवेक एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे सीनियर है वो है ध्रुव, केवल, आदित्य एंड गौरी। ये चारों इसके बाद सबसे सीनियर है, ठीक है? विवेक 2 साल तक चीफ जस्टिस रहने वाला है। सिनेरियो मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे, पक्का? तो विवेक और ये 4 बन गए कोलिजियम, चीफ जस्टिस प्लस सीनियर मोस्ट 4 जजेस। प्रॉब्लम कहां है कि ये 3 महीने में रिटायर हो रहे हैं, ये 4 महीने में, ये भी 4 महीने में, और 6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। मतलब चीफ जस्टिस खुद रिटायर होगा, उससे पहले ये सब रिटायर हो जाएंगे, सबकी एज खत्म हो जाएगी। क्या आप लॉजिक समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनेगा?
कोई पांचवा, याची बन जाएगी नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ये बनने वाली है, क्योंकि इससे सीनियर 4 लोग हैं, बट करंट चीफ जस्टिस रिटायर होगा, उससे पहले सब रिटायर हो जाएंगे, ये कभी चीफ जस्टिस बने नहीं पाएंगे, लेकिन नहीं, इस टाइम पे कॉलेजियम में अपकमिंग चीफ जस्टिस नहीं है, तो इसे ऐड करना मैंडेटरी है। अभी जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बने थे, उनसे पहले यही हुआ था। कॉलेजियम में हर बुक लिखती है चीफ जस्टिस +4, उस साल कॉलेजियम में चीफ जस्टिस +5 थे। समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग जो हमें बहुत नजदीक से जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस +4 ब्रैकेट में नेक्स्ट चीफ जस्टिस मस्ट बी देयर, अगर नहीं है तो ऐड कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस +5, ठीक है बेटा जी। एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट। अभी एक और चीज बताता हूं, ये किसी बुक में नहीं है। कॉलेजियम में एक और होता है कंसल्टी जजेस, कंसल्टी जजेस, ये आपकी बुक में नहीं है। व्हाट इज कंसल्टी जजेस? ये कॉलेजियम सिस्टम मैंडेटरी कंसल्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उस जज से, जिस जज ने पहले काम किया हो, जिसका नाम दिया हो उसके साथ। नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। मान लीजिए गौरी का नाम है कि गौरी को हमें जज बनाना है, और गौरी है अहमदाबाद हाई कोर्ट से, ठीक है, वो अभी जज बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जजेस हैं, उसमें से भूमि पहले से ही थी, भूमि खुद अहमदाबाद हाई कोर्ट से आई है, और इन दोनों ने साथ में काम किया हुआ है। मतलब भूमि इस इंसान का कैरेक्टर जानती है, उसके वर्किंग प्रोसीजर को जानती है, तो भूमि से कंसल्ट करना भी मैंडेटरी है। अगर कोई ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट में है जिस जज ने पहले से काम किया हो, इसके साथ, उस जज के साथ जिसको अभी अपॉइंट करना है, तो उसके साथ कंसल्टेशन भी जरूरी है, और इसे कहते हैं कंसल्टी जज। ये किसी बुक में नहीं है, तो कहां है ये लिखा है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, एमओपी में। बताऊंगा एमओपी क्या होता है, चिंता मत करो, थोड़ा टाइम लो। क्या आप सभी क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? कॉलेजियम में कौन होता है? चीफ जस्टिस +4, +4 में सीजीआई होना जरूरी है, अपकमिंग सीजीआई, और नहीं है तो उसे ऐड कर लो, प्लस कंसल्टी जज, जिस जज ने पहले काम किया हो उसके साथ कंसल्ट करना मैंडेटरी है। समझ में आ गया? अब समझो, तो ये जो लिस्ट इनके पास आई थी, ये लोग फिर से इस लिस्ट पे डिस्कशन एंड डिबेट करेंगे, ये 5 लोग मिलके, और 5 लोग मिलके वोट करेंगे, ठीक है। और ये लोग इस लिस्ट पे फाइनल स्टैंप लगा देंगे कि हमें कौन कौन पसंद है, और ये वो सजेशन फॉरवर्ड कर देंगे टू दी प्राइम मिनिस्टर। कॉलेजियम सजेशन किसको फॉरवर्ड करेगा? प्राइम मिनिस्टर, कि अकॉर्डिंग टू अस हम इनको जज बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या ऑप्शंस है। थर्ड जजेस केस में बहुत क्लियर कर दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर इस लिस्ट को एज इट इज एडवाइस दे देगा प्रेसिडेंट को, मतलब जो कॉलेजियम ने बोला है वही जज बनेंगे। एक और ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर कैन रिटर्न दिस, वो फिर से भेज सकता है कि रीथिंक कर लो एक बार, ठीक है, पक्का इन्हीं को जज बनाना है, प्लीज एक बार रीथिंक कर लो। और जब वो रीथिंक के लिए भेजे तो रीजंस लिखना मैंडेटरी, क्यों रीथिंक करवाया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इफ कॉलेजियम ने फिर से सेम नाम फॉरवर्ड कर दिया? अगर कॉलेजियम ने फिर से सेम नाम फॉरवर्ड कर दिए तो अब 2 केस होंगे, ध्यान सुना, अब 2 केस होंगे। अगर कॉलेजियम में 5 में से 2 लोगों ने मना कर दिया और 3 ने हां बोला, तो मेजॉरिटी तो आ गई है, बट गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं होगी। रिसेंट किया, ए आदित्य ध्यान दे, वो सब खेलने के बहुत उम्र मिलेंगे तुझे बेटा। अगर 5 में से 2 जजेस भी किसी नाम पे मना कर दें और वो गवर्नमेंट को भेजा जाए, तो गवर्नमेंट बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट की इच्छा होती है अपॉइंट करेगा, बाकी रीथिंक के लिए फिर भेज देगा। बट अगर 5 में से 4 जजों ने हाँ बोल दिया है, तो गवर्नमेंट इज बाइंडिंग टू अपॉइंट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार गवर्नमेंट के पास लिस्ट गई, किसने भेजा था? कॉलेजियम ने, कि भाई XYZ को अपॉइंट करना है। मैं यहां एग्जांपल ले लेता हूं,
मान लीजिए कोलेजियम ने कहा कि आदित्य और प्रेम इन दोनों को जज अपॉइंट करना है और ये लिस्ट भेज दी। अब भेजते समय दो चीज देखी जाएगी। ये गई लिस्ट, गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने देखो भाई आदित्य को कर सकते हैं, प्रेम को अपॉइंट नहीं करेंगे। वहां पर उसने अपने ऑब्जेक्शन रेज कर दी, भाई इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह जो भी हो, ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा है एक्सेट्रा, इसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये गया वापस कोलिजियम के पास। अब अगर कोलिजियम इसको 4:1 मतलब 4 हाँ और 1 ना, या 5:0 5 हाँ, अगर इन दोनों मेजॉरिटी से कोलिजियम ने फिर से पास कर दिया तो इट विल बी मैंडेटरी ऑन पीएम टू अपॉइंट। गवर्नमेंट इसको मना नहीं कर सकती। बट अगर दो लोगों ने भी मना कर दिया है तो लिस्ट तो जाएगी बट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस तरह हमने एग्जीक्यूटिव्स के सारे पावर नहीं छीने हैं, हमने उन्हें कुछ पावर दे के रखी हुई है। अगर दो जज भी मना करते तो भी आप अपॉइंट नहीं करोगे, चलेगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब एट लास्ट प्राइम मिनिस्टर विल फाइनली एडवाइज टू प्रेसिडेंट, मतलब लिस्ट प्राइम मिनिस्टर तैयार कर देगा और प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, लो भाई साइन करो। लॉजिक समझ में आया बेटा? पक्का? अब समझो, ये साइन भी दो तरह की होती है। जनरली इंडिया में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या जितना भी प्रेसिडेंट के नाम पे काम होता है, लिखा प्रेसिडेंट रहता है, साइन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर, इंडिया का टॉप आईएएस ऑफिसर, वो साइन करता है, प्रेसिडेंट खुद साइन नहीं करते। बट इस केस में ये जो लिस्ट भेजी जाएगी इसमें प्रेसिडेंट खुद अपने हाथ से साइन करेंगे और प्रेसिडेंट अपनी ही सील लगाएंगे। तो जब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट खुद काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। लॉजिक समझ में आया? बहुत जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म मिलेगा, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने खुद ने साइन की हुई है और प्रेसिडेंट की खुद की सील लगी हुई है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किसी ने साइन नहीं किया है। इसे वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील कहते हैं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में ये क्लियरली लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर वारंट हिज हैंड एंड सील। ठीक है, पक्का समझ में आया बेटा जी? तो ये पूरा जो प्रोसीजर है इसे ही हम कोलिजियम सिस्टम का नाम देते हैं। लेट मी समराइज दिस अगेन फॉर यू। एक बार समराइज कर दें। चलिए, लिस्ट की शुरुआत कहां से होगी? हाई कोर्ट से होगी। हाई कोर्ट विल सजेस्ट द नेम्स। दिस लिस्ट विल गो टू लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री विल सेंड दिस टू आईबी। आईबी विल डू बैकग्राउंड चेक। ठीक है, after background check it will resend the report to law ministry, then this list will be sent to collegium. Collegium after discussion will send this list to pm. ठीक है, एक्चुअली कोलिजियम फिर से लॉ मिनिस्टर को भेजता है, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, लॉ मिनिस्टर पीएम को भेज देगा। ठीक है, पीएम कैन रीसेंड दिस फॉर रीथिंक। पर अगर रीसेंड किया और मेजॉरिटी से 4:1 और 5:0 मेजॉरिटी से अगर पास कर दिया गया तो पीएम विल बी बाउंडेड टू एडवाइज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल फाइनली अपॉइंट अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड। ठीक है, अब यहां बहुत सारी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम में प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा? There is no time limit specified. तो काफी बार गवर्नमेंट को जो नाम नहीं पसंद आता ना, अपॉइंट करने के तो मैंडेटरी है क्योंकि भाई कॉलेज ने दिया हुआ है, तो वो टाइम लेके उसको पॉकेट में डाल देता है। जैसे एक केस बताता हूं, जस्टिस अंसारी केस। जस्टिस अंसारी अहमदाबाद हाई कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज थे। ठीक है, उस समय इंडिया के सीनियर मोस्ट जजों में से जस्टिस अंसारी का नाम माना जाता था, मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जज। एम आई राइट और रॉन्ग? कोलिजियम ने इनका नाम सजेस्ट किया एंड
ही वाज गोइंग टू अपॉइंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये नाम आईबी के पास गया, आईबी ने बैकग्राउंड चेक किया, कुछ नहीं मिला बैकग्राउंड में, ही वाज क्लीन। अगेन लॉ मिनिस्टर ने कॉलेजियम को भेजा, कॉलेजियम ने क्लियर कर दिया नाम विथ हाईएस्ट मेजॉरिटी 5-0 से, सॉरी 4-1 से। अब तो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। गवर्नमेंट अंसारी जी को जज नहीं बनाना चाहती थी विथ अ वेरी सिंपल रीजन, ये वही जस्टिस अंसारी हैं जिन्होंने गोधरा कांड में मोदी जी को दोषी पाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ना मोदी जी के अगेंस्ट कि गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व इन मैसेकर, उसमें यही जस्टिस अंसारी थे। तो गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट नहीं करना चाहती क्योंकि पहले से थोड़ा खुन्नस था। जब मोदी जी यहाँ सीएम थे ना तब से प्रॉब्लम थी, बट कोलिजियम डट गई। जस्टिस फरीमन नरसिम्हन करके हमारे एक जस्टिस हुआ करते, तो उन्होंने कहा भाई इसका नाम नहीं दोगे तो हम किसी और का नाम चेंज ही नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने फिर कोलिजियम से कहा कि एक नाम हटा दो, बाकी सबको अपॉइंट कर देते हैं। कोलिजियम ने कहा नहीं हटाएंगे, रीजन बताओ। फिर गवर्नमेंट बोली ठीक है मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी, किसी को ही नहीं अपॉइंट करूं तो कौन क्या कर लेगा, है कि नहीं। गिव मी अ सेकंड बेटा। हेलो, हाँ भैया लाइव लेक्चर में करूं थोड़ी देर में। हाँ गवर्नमेंट ने ये पूरा बिल ही पॉकेट में डाल दिया और सालों साल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। एक के बाद एक रिटायर होते रहे। 34 जजेस में से 9 जज रिटायर हो गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर रहा था विथ मेयरली 25 जजेस, फुल वैकेंसी, फिर भी गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट नहीं की। फाइनली जस्टिस नरसिम्हन रिटायर हो गए और नया कोलिजियम आया। नए कोलिजियम ने अंसारी जी का नाम ड्रॉप कर दिया और अंसारी जी को ट्रांसफर कर दिया गया गुजरात हाई कोर्ट से त्रिपुरा हाई कोर्ट, जो कि एक बहुत जूनियर हाई कोर्ट था। ओरिजिनल प्रोसेस था गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ट्रांसफर, जो कि बड़ा था, उसे ट्रांसफर किया गया त्रिपुरा, जो कि छोटा हाई कोर्ट था। अंसारी जी ने रिजाइन कर दिया, बोला मुझे नहीं बनना तुम्हारा जज बच। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हैं। ऐसा गवर्नमेंट काफी बार मिसयूज करती है इस टाइम बाउंड प्रोसेस को, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट केसेस, ये जो गे वाला केसेस था, गवर्नमेंट अपने पर्सनल पॉलिटिकल बायस की वजह से एक डिजर्विंग जज को नहीं बनाया कि वो गे है, ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है, ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी नहीं है। क्या किसी लॉ में लिखा है? लिखा कहां है? ये पूरी प्रोसेस डिफाइन कहां हुई? ये जो बता दे मैं उसको पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानूं, क्योंकि लोग काफी पढ़ के बैठे। तुम लोग तो बहुत पढ़े हो ना भाई, कहीं ना कहीं से पढ़ लिख के। बताइए कहां लिखा है ये? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो ये कहता है कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट करना चाहिए, प्रोसीजर नहीं बताता हो। इट इज दिस प्रोसेस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच का एक एग्रीमेंट है जो लिखा गया है इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो लिखा गया है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। पूरा प्रोसेस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। किसी बुक में नहीं लिखा ये बात, किसी भी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 25 में एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में यही बदलने का, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनना आगे। अब प्रॉब्लम कहां है बेटा? तो ये प्रोसेस देख के हम एक चीज समझ चुके हैं कि इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन दिस प्लैनेट वेयर जजेस अपॉइंट जजेस बाय देमसेल्फ। कौन इलेक्ट करता है जजों को? इलेक्शन होता है इनका, ये किसी के लिए अकाउंटेबल है? पब्लिक क्या उखाड़ सकती है एक जज का? कुछ कर सकती है? कोई जज सही काम करे या गलत काम करे, पब्लिक क्या कर लेगी? कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट गलत करे तो वोट नहीं देंगे, अगले साल गिर जाएगी गवर्नमेंट। गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी? जज को कुछ नहीं होता। मतलब जज इज फर्स्ट अनइलेक्टेड, सेकंड अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी। तो अगर जजेस ऐसे नाम फॉरवर्ड करने लगे जो उनके भाई और भतीजे हैं,
तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती। होता कुछ ऐसा ही है। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, इंडिया के सबसे फेमस जजों में से एक है जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़। गजब के आदमी है यार, ह्यूमन राइट के चैंपियन हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। इनके पिता थे जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है। ये जो एडीएम जबलपुर जजमेंट देखा आपने, उसमें एक जज वाई वी चंद्रचूड़ भी थे। वाई वी चंद्रचूड़ जब जज थे तो उनका बेटा बहुत छोटा था, तो उन्होंने एक ऐसे जज का नाम सजेस्ट किया जो उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, और वो बन गया सुप्रीम कोर्ट का जज। लोग ये कहते कि अंदरों अंदर एक एग्रीमेंट हुआ कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा आप चीफ जस्टिस बनोगे, तब तक मेरा बेटा बड़ा हो गया होगा, तो आप उसका नाम डाल देना कोर्ट के जज के लिए। तो जिन्हें अपॉइंट वाई वी चंद्रचूड़ ने किया था, वो जज बनते उन्होंने अपॉइंट कर दिया डी वाई चंद्रचूड़, इनके बेटे को, कि भाई तू आजा। डी वाई चंद्रचूड़ बन गया जज। डी वाई चंद्रचूड़ ने अभी अपॉइंट किया है एक ऐसे आदमी को जो उनका बेटा है, जिसने उन्हें अपॉइंट किया। देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यू चलता है इंडिया। जजेस आर मोस्टली अपॉइंटिंग देयर ओन रिलेटिव्स, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोलिजियम सिस्टम में देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, किसी टाइप का रिजर्वेशन नहीं होता, नाइदर वीमेन, कोई रिजर्वेशन नहीं। इट इज एब्सोल्युटली ऑन मेरिट बेस्ड। हाँ, बट एक प्रिंसिपल जनरली फॉलो किया जाता है जिसको हम कहते हैं रीजनल पैरिटी प्रिंसिपल, मतलब हर रीजन से कुछ ना कुछ जजेस तो होने चाहिए, ठीक है। इस तरह का प्रिंसिपल हम जनरली फॉलो करते हैं, लिखा कहीं नहीं। देयर इज नो रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है, रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए रियलिटी ये है सर कि बहुत कम मतलब ना के बराबर एससी या एसटी कम्युनिटी के मेंबर जज बन पाते हैं। इंडिया के सेकंड एससी जज गवई बने 2025, आजाद हुए हमें 75 साल हो गए। एसटी जज आज तक नहीं मिल रहा। मुस्लिम चीफ जस्टिस बहुत कम है। ज्यादातर चीफ जस्टिस या तो ब्राह्मण कम्युनिटी से आ रहे हैं या तो वाणिया कम्युनिटी से आ रहे हैं, ज्यादातर। इनके सिवाय जजेस बन ही नहीं रहा कोई। ब्राह्मण्स का दबदबा, रिप्रेजेंटेशन इज मोर देन 40% इन जुडिशरी। जस्ट इमेजिन, पॉपुलेशन इज लेस देन 3% और जुडिशरी में 40%, देयर इज नो रिजर्वेशन एट ऑल। इसलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम, जजेस ज्यादातर नेपोटिज्म करते हैं या हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। सेकंड, इन डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमेन रिप्रेजेंटेशन। रिसेंटली जिस कोलिजियम जो हमारे पास इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक महिला है जज में, इंटरेस्टिंगली आज तक, मतलब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज तक इंडिया की चीफ जस्टिस कोई फीमेल नहीं बनी। कितने चीफ जस्टिस बन गए, एक महिला तुम्हें लायक नहीं मिली। तुम देश के प्रेसिडेंट महिला को बना सकते हो, चीफ जस्टिस नहीं। सोचिए, यहां भी प्रॉब्लम है, विमेन रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना। और रीजनल डिस्पैरिटी की जो मैंने बात की कि ये कहा जाता है हर रीजन से कुछ लोग होने चाहिए, बट अभी 9 स्टेट्स को मिलाकर 0 जज है। झारखंड, उड़ीसा, इन सब स्टेट से कोई जज नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम जज कहां से हैं? बॉम्बे से। मैक्सिमम जज बॉम्बे हाई कोर्ट के। इसलिए कभी कभी मजाक में लोग कहते थे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्टी हाउस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जजेस। आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए, इसका मतलब आराम से आप आ जाओगे सुप्रीम कोर्ट, वहीं से ज्यादा अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। सेकंड, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन 0 है, एक भी जज नहीं है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है। फोर्थ, मान लो अगर जज कुछ गलत काम कर रहा है, जज को अपॉइंट करने में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। हमने अभी देख लिया, गवर्नमेंट मेरे लिए रबर स्टैंप बन गई है।
थर्ड जजेस केस के पास बाद एब्सोल्यूट पावर आ गई जुडिशरी के पास, ठीक है कि नहीं है? तो अपॉइंट करने में गवर्नमेंट की कोई हाथ नहीं है। जज को हटाने की प्रोसेस इतनी लेंदी है कि वो पॉसिबल नहीं। आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हटाया गया है। आप सोचो कितना लेंदी प्रोसेस होगा। तो अपॉइंट करने की प्रोसेस लेंदी है, हटाने की उससे भी लेंदी है। दोनों में गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो ये जजेस पे कंट्रोल कैसे करोगे? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहां से आएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है कि एक ऑर्गन दैट इज गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गन दैट इज जुडिशरी, व्हाइल जुडिशरी डिपेंड्स ऑन लेजिस्लेटिव। इसी को तो कहते हैं तब बैलेंस रहेगा तब काम चलेगा। जैसे अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तो उस लॉ को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ने कुछ गलत किया तो जुडिशरी सुधार देगी, जुडिशरी ने कुछ गलत किया तो कोई नहीं कर सकता। मतलब अनइलेक्टेड की टायरेनी नहीं, डेमोक्रेसी। कहे कि डेमोक्रेसी है कि नहीं? जिनका इलेक्शन ही नहीं हो रहा वो डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर बैठे हुए, सबसे इवन पावरफुल देन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट टच भी नहीं कर सकती, ना अपॉइंटमेंट में ना रिमूवल में। तो एक बार जज बन गए, जब तक रिटायर नहीं हो रहा बाप करा दे, जो इच्छा करो, कोई मना करने वाला नहीं। इसीलिए एक हमारे पॉलिटिशियन हुआ करते अरुण जेटली जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया कैन नॉट बी अ टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड पीपल। भारत में ये अनइलेक्टेड की टायरनी नहीं हो सकती, गलत है ये। आप लोग मुझे बताइए कोलिजन सही है? आपको सही लग रहा है? जीरो अकाउंटेबिलिटी है, जीरो ट्रांसपेरेंसी है, किसका नाम सजेस्ट हो रहा है, क्यों सजेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस हो रहा है, सब अंदर अंदर चल रहा है। कितने सारे मेजर डिस्प्यूट्स बाहर आते थे कभी कभी, कितने जजेस के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका अपॉइंटमेंट खाली इसलिए ब्लॉक किया जाता है कि वो किसी रिलीजन से हैं या उनका कोई बैकग्राउंड है। जैसे कभी जज अपॉइंट हुए, मुझे लगा नहीं था वो जज बन पाएगा कभी, क्योंकि आदमी ऐसा था कि हाईकोर्ट में जब था ना खुलेआम कहता था कि मुस्लिम बेकार है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, गवर्नमेंट ने ब्लॉक नहीं किया। ऑन द अदर हैंड आपने गे को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे है। रीजन क्या दिया पता है? ये जो गे है इसका पार्टनर वो स्पेन का है, स्पेनिश है, तो कहा कि वो स्पेन का है तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अगर उसने सारे सीक्रेट उसको बता दिए तो कौन सा सीक्रेट जज के पास होता है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी खतरनाक होता है। इन सिंपल वर्ड, दिस सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली and we need to improve this system, isn't it? 1998 से किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोलिजियम सिस्टम को टच करे, क्योंकि जैसे करती थी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत झटका लगता था, सुप्रीम कोर्ट तुरंत हालत बिगाड़ देती थी। यू कैन नॉट टच दिस सिस्टम, ठीक है? फाइनली, और उसके बाद क्या था, 1998 से लेकर अभी तक किसी ऐसी गवर्नमेंट भी नहीं आई जिसके पास मेजोरिटी हो। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, बड़ी मुश्किल से तो सरकार बनाई थी, 4-5 पार्टी को इकट्ठा करके, मेजोरिटी नहीं थी। जब मेजोरिटी ना हो तो इससे बड़े एक्शंस नहीं ले सकते आप। उसके बाद यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उसके पास भी मेजोरिटी नहीं थी। 2019 अगेन मेजोरिटी, 9 अगेन मेजोरिटी नहीं थी। फाइनली 2014 के इलेक्शन में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसके पास कंप्लीट मेजोरिटी थी, बिलोंग्स टू पीएम मोदी। कंप्लीट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट आई थी 14 में, ठीक है? अब मोदी जी ने चाहा कि मुझे ये सिस्टम बदलना है, आई वॉन्ट टू कंट्रोल जुडिशरी। फाइनली मोदी जी एक सिस्टम ले आए जिसको कहा गया एनजैक, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। एनजैक स्टैंड्स फॉर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, ठीक है? तो एनजैक क्या था? गवर्नमेंट ने यह किया कि उन्होंने आर्टिकल 124 को अमेंड कर दिया। उसने कहा देखिए अब से अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कुछ इस टाइप की होगी कि 3 जजेस होंगे कोलिजियम में, एक कमिटी बनाई जाएगी जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी कहा गया। इस कमिटी में 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के,
एक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जज। लॉ मिनिस्टर रहेंगे, ये एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। एंड थर्ड, 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहेंगे, ऐसे जिसके पास नॉलेज है। और एमिनेंट ज्यूरिस्ट की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पीएम, देन लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर, नॉट कैबिनेट, होम मिनिस्टर। ठीक है, ये 3 लोग मिलकर 2 ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करेंगे। इन सबको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया कि क्या होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या है होम मिनिस्टर, क्या है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सब मिलके 2 ज्यूरिस्ट को पसंद करेंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा और 3 जज होंगे। इसमें अगर आप देखो तो ये सिस्टम थोड़ा ठीक सिस्टम था। जुडिशरी की भी वॉइस आ गई है ना, एग्जीक्यूटिव भी आ गए हैं और इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट भी आ गए हैं। ये सिस्टम बढ़िया सिस्टम था। ठीक है, बट ये सिस्टम आते ही सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये तो हमारे राइट्स पे वार कर रहे हो आप, क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, या तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 4 पॉइंट्स रखे। पॉइंट नंबर 1, उसने कहा कि इनमें ये दोनों तो गवर्नमेंट के आदमी हो गए तीनों, मतलब गवर्नमेंट खुद, हम अब ज्यादातर केसेस में लिटिगेंट है, मतलब अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस होता है, और तुम ही जज अपॉइंट करोगे, क्या मजाक बना के रखा है क्या? नहीं चलेगा। पहला पॉइंट ये गवर्नमेंट ने कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इज मेजर लिटिगेंट, सो हाउ कैन बी गवर्नमेंट पार्ट इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये एग्जीक्यूटिव का ट्रायल है कि जुडिशरी पे कंट्रोल किया जा सके, जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस हैम्पर होगा। हमें एक इंडिपेंडेंट जज चाहिए जो क्या कोई पॉलिटिकल बायसनेस ना हो। ये 3 लोग जो पॉलिटिक्स से आ रहे हैं वो तो पॉलिटिकली बायस जज को अपॉइंट करेंगे। We need an independent judge who do not have judicial biasness. It will hamper independence. And third and most important, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, this is against separation of power. हमें पता है इंडिया में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की ज्यादा सेपरेशन नहीं है क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ट्राई करते हैं, बट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की भी सेपरेशन ऑफ पावर है। बट अगर आप जजेस की अपॉइंटमेंट करने लगे तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या होगा, है कि नहीं? तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते, ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट। और ये तीनों बात करके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसको हम 4th जजेस केस कहते हैं, एंजेक जजमेंट, एंजेक जजमेंट और 4th जजेस केस। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एंजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। उसने कहा पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलीट कर दो, पूरा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही डिलीट हो गया। गवर्नमेंट देखती रही, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। तो अपॉइंटमेंट कैसी होगी, जैसे अभी तक चले आ रही है, मतलब 3rd जजेस केस, कोलेजियम सिस्टम। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज माना, उसने एक चीज माना कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? लेट्स साइन अनदर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। चलिए एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइन करते हैं जिसमें न्यू प्रोसेस डिफाइन करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये बात कब कही गई? 2015 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है, अभी तक बना ही नहीं है नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी बिजी है, तो इतना छोटा काम थोड़ी करते कि जज कैसे अपॉइंट होगा, उसका टाइम नहीं बचा पास। सबके सब इतनी बिजी, 10 साल हो गए। इसलिए इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को न्यू डिजाइन करने के 10 साल हो गए, बट आज तक डिजाइन नहीं हो पाया। सोचिए सब कितने बिजी है।
तो अभी भी क्या प्रोसेस फॉलो हो रही है? वही पुरानी घिसी पिटी प्रोसेस। क्या लॉजिक क्लियर है? तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस वी हैव? क्या हम कर सकते हैं? हम यहाँ पे यूएस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। यूएस में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम सिर्फ जजों की अपॉइंटमेंट का है। वहां पे कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसकी अपॉइंटमेंट कहां से होगी? देखिए, अगर एक ऐसी बॉडी में बनाऊं कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, कि प्राइम मिनिस्टर के होने से गवर्नमेंट की आवाज आ गई है, लीडर ऑफ अपोजिशन हो जिसने अपोजिशन की आवाज लाई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, स्पीकर हो जो कि पार्लियामेंट की वॉइस दिखाए, ठीक है, और किसको ला सकते हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर हो, नहीं ज्यादा वो हो जाएगा, बस हो गया। चलो एक सीनियर मोस्ट जज रख लो, एक सीनियर मोस्ट जज। अगर ऐसा एक कॉम्पोजिशन बना दिया जाए, ये एक कमिटी, और इनको काम दे कि तुम 5 लोगों का नाम दो, और ये 5 लोग मिलके एक परमानेंट बॉडी बना दें, और इन परमानेंट बॉडी का एक ही काम हो कि जजेस का अपॉइंटमेंट देखें, ये नाम सजेस्ट करें, तो जो भी नेम आएगा वो पॉलिटिकल बायसनेस से भी इंडिपेंडेंट रहेगा और जुडिशियल टायरनी से भी इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि इसमें सबकी आवाज सेम है। तो हम एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट बॉडी बना सकते हैं जिसका काम खाली जुडिशियल अपॉइंटमेंट का रहेगा और कोई नहीं, ठीक है। प्लीज राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस। पॉसिबल सॉल्यूशंस टू हैव a judicial appointment body, to have a judicial appointment body ठीक है। सेकंड, और क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं? You can reform collegium system if cannot replace। अगर रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो रिफॉर्म तो कर ही सकते हैं ना। We can reform collegium if we cannot replace it। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जाइए, डॉक्ट्रिन्स इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कौन कौन सी जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स हैं, क्योंकि इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। जो भी बच्चे लाइव है बेटा, आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैंने अभी तक आप पे ध्यान नहीं दिया था, माफ कीजिएगा, टाइम था नहीं, पढ़ाने में बिजी था बेटा। जो भी बच्चे लाइव हैं और जो कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज आस्क। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने आप लोग पे ध्यान कम दिया था। हाँ, सबसे पहला क्या, पहली डॉक्ट्रिन है जुडिशियल प्राइमेसी डॉक्ट्रिन। जुडिशियल प्राइमेसी डॉक्ट्रिन ये इवॉल्व हुई थी सेकंड जजेस केस में। जुडिशियल प्राइमेसी डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन कहती है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्राइमरी ओपिनियन शुड बी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये शुड गिवन दी प्रायोरिटी, ठीक है। सो इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, Chief Justice of India should be given the priority, because he can judge in a best way the legal matter, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन एंजेक्ट जजमेंट। यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर as इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हमने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया, ठीक है, इन एंजेक्ट जजमेंट। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरैलिटी।
कभी कभी तो प्रीलिम्स में डॉक्ट्रिन पूछते हैं और मेंस में मैं आंसर लिखते समय डॉक्ट्रिन पे आंसर लिखना चाहिए, बहुत जबरदस्त आंसर होता है। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरैलिटी, समझना। प्लूरैलिटी ये क्या होता है सर? प्लूरैलिटी का डॉक्ट्रिन कहता है कि किसी एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इतना डिपेंड मत हो जाओ कि यही डिक्टेटर बन जाए, है ना। सारे पावर एक आदमी को मत दो, हमेशा पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लूरैलिटी कहते हैं कि सीजीआई अलोन शुड नॉट बी अ पावरफुल बॉडी, सीजीआई प्लस 4, इसी को थर्ड जजेस कहते हैं। इन थर्ड जजेस केस दिस डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड इन थर्ड जजेस केस, दिस डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड इन थर्ड जजेस केस to avoid dictatorship of CGI, to avoid dictatorship of CGI by shifting to plurality of views, by shifting to plurality of views। ठीक है, so this is it for your appointment of judges in Indian Supreme Court। ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सेम अगर हाई कोर्ट के लिए हो तो वहां कोलिजियम में 3 लोग ऐड हो जाते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इन तीनों की एडवाइस से लिस्ट तैयार की जाती है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए, सॉरी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए ये 3 लोग प्राइमरी लिस्ट तैयार करते हैं। और लिस्ट किसको भेजी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। मतलब हाई कोर्ट में भी जो जज बनेगा वो फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास ही। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, चलिए फिर देखते हैं आप लोग कितना समझ पाए हैं। ट्राई कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी आंसर देना है, काफी लोग हो ऑनलाइन। Consider the following statement regarding the judge's case and the evolution of appointment process. In the first judge's case, the Supreme Court ruled that the word consultation in Article 124 does not mean concurrence, thereby giving executive primacy. Yes. The second judge's case introduced the collegium system, stipulating that CGI must consult 2 senior most judges of the Supreme Court. Yes. The third judge's case was a result of suo motu petition by the Supreme Court. Is it a result of suo motu petition? Third judge's case कैसे आया था मयूर? थर्ड जजेस केस का ओरिजिन क्या था? विवेक लाइक मैंने रिजल्ट नहीं पूछा, ओरिजिन पूछा केस का। पढ़ते समय तुम लोग क्या कुछ नशा वसा करके आते हो क्या? अभी गुजरात में तो बैन है। बकवास यार। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिखवाया भी था। थर्ड जजेस केस वाज अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इट वाज नॉट सुओ मोटो। Under the current system, if a collegium recommendation is sent back by the government for reconsideration and collegium unanimously मतलब सब एक साथ reiterated it, the government is constitutionally bound to appoint that. Yes, government is bound to appoint that. ठीक है, तो 1, 2 and 3 is the right answer. Only 3 is the right answer. ठीक है, ऑनलाइन किसी का आंसर नहीं है, ना लाएगा सबके साथ। With reference to the qualification for appointment of a judge of Supreme Court under 142, a person must have been a judge of High Court or High Courts in succession for at least 5 years. Yes. The Constitution mandate that at least one distinguished jurist must be part of Supreme Court bench. No, ऐसी कोई मैंडेटरी बात नहीं है, इवन आज तक कोई बना ही नहीं। एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो, बट आज तक कोई बना नहीं है। क्योंकि प्रोसेस कैसी है, जहां पे जजेस अपॉइंट करते हैं तो जजेस किसी और को क्यों अपॉइंट करेंगे, खुद को ही करेंगे ना, तो ये गलत हो गया। थर्ड, in 2025 the collegium explicitly begin including regional representation and gender diversity
एज फॉर्मल रिकॉर्ड। देखिए ये थोड़ा सही है। वाई 25 में चीफ जस्टिस बने जस्टिस गवई साहब। जस्टिस गवई साहब की जो कोलिजियम थी उसने जितने नाम गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट ने उससे 96% अप्रूव कर दिए। ये हाईएस्ट अप्रूवल रेट था, क्योंकि गवई साहब के राज में गवई साहब ने ट्राई किया कि कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन बढ़े। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के जजेस को अपॉइंट किया। 9 एससी कम्युनिटी से थे, 11 ओबीसी कम्युनिटी से थे, क्योंकि वो खुद एससी कम्युनिटी से थे। उन्होंने पहली बार जो उन्हें चांस मिला उसको बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का रिप्रेजेंटेशन जो डिप्रेस क्लास है उनमें से भी बढ़ाया गया, इसलिए बहुत अच्छे से उसको गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था। 96% रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई थी। जनरली ये 60-65% होती है। 96% नाम पे गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया था। ठीक है, उसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा खासा लाया गया था, ये भी ठीक है। रीजन इन द पब्लिक से ना एज फॉर्मल रिकॉर्डेड रीजन इन द इट्स पब्लिश्ड रेजोल्यूशन जेंडर डाइवर्सिटी। देखिए एक्सप्लिसिटली बिगिन इंक्लूडिंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन, ये ठीक है, एक हद तक ठीक है, चलो ये भी ठीक है। 1 and 3 कर सकते हैं। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा बाकी एक, देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज। यस, एज का कोई क्राइटेरिया हमने देखा नहीं है। क्यों नहीं दिया मिनिमम एज कोई? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एज के बारे में कुछ नहीं लिखा है? कभी किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये डाउट। सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हो। आर्टिकल 124 इज वेरी क्लियर कि एज डिफाइन की जा सकती है, बट द पावर इज वेस्टेड विद पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के कोर्ट्स जजेस की एज डिफाइन कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट ने आज तक लॉ बनाया नहीं है, इसलिए कोई एज नहीं है। तो कोई मिनिमम एज आज तक डिफाइंड नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बेटा एक क्राइटेरिया तो ये है ही ना, मस्ट हैव बीन अ जज। वो तो एक क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी दोनों लिखे ही नहीं है। अगर खाली इसको पढ़ो तो गलत थोड़ी है, बिल्कुल सही है। चले आगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ, ओनली नहीं लिखा बेटा, मस्ट लिखा है वहां पे। अगर लिखा था कि ओनली क्राइटेरिया है तो गलत हो जाता। MOP, that is Memorandum of Procedure, is a detailed document that was formally incorporated in Article 124 via 44th Constitutional Amendment Act. Yes, no? बट नालायक थोड़ा तो शर्म करो, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ है। ये MOP आया ही है 1998 के बाद, थर्ड जजेस केस के बाद। कहां से होगा? कॉन्स्टिट्यूशन और MOP का कोई लेना देना नहीं है। तुमको क्लियरली बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा, लॉ में कुछ नहीं लिखा, ये प्रोसीजर है, ये गलत है। Under MOP, the process for appointment a new CGI begins with the Union Law Minister seeking a recommendation from outgoing CGI. Under the MOP, the process, yes, ये सही है। देखो फिक्स होता है कि जो सीनियर मोस्ट है वही बनेगा, ये फिक्स होता है। बट वहां पे एक प्रोसेस है, जो CGI जाता है वो नेक्स्ट CGI का नाम रिकमेंड करके जाता है, और फिक्स होता है किसका करेगा, जो सीनियर मोस्ट है उसका। ठीक है, मतलब ये सही है। If the union government has any reservation about a candidate recommended by the collegium, it can return the file once for reconsideration. Yes, it can return the file. The MOP requires that all recommendations for the Supreme Court must be made by a collegium consisting of CGI and 4 senior most judges. Yes. ठीक है, 1, 2 and 3 statements are true. मजा आई? नालायक कर पढ़ते लिखते हो नहीं मजा आई। ये बाकी अपना भी। हाँ, The 99th Constitutional Amendment Act and NJAC Act were struck down in 2015 with reference to judgment. Subsequent development consider the following. NJAC was struck down primarily because the veto power given to any 2 members of the commission was seen as infringement to judicial primacy. देखो ऐसे कोई veto भी नहीं थी, पर ठीक है, एक से ना, the NJAC was struck down primarily because the veto power given to any 2 members of the commission was seen as infringement. ये गलत होना चाहिए, ऐसा कोई 2 members के वीटो का बात ही नहीं थी। The Supreme Court ruled that presence of Union Law Minister in NJAC violate the independence judiciary. ये सही है। In the NJAC case, the Supreme Court reviewed collegial system but admitted it needed reforms regarding transparency and security. ये भी सही बात है, नया MOP साइन करने की बात कही थी। Fourth, currently the appointment of judges is governed by NJAC Act as modified by Supreme Court. No, currently is governed by third judges case. Only 2 statements are true. ठीक है,
अच्छा, तो पावर्स पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट आज कंप्लीट हुआ जिसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 2 घंटे पूरे लग गए खाली अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ने में। हमने सुप्रीम कोर्ट का कोई फंक्शन नहीं पढ़ा है। अब आप मुझे बताइए 4 घंटे के मैराथन में पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है? मजाक है यार वो। हाँ, सो एक टीचर आने वाले हैं आपके अभी at 11 o'clock फॉर अ डेमो लेक्चर, ठीक है। हैव अ डेमो, ही विल कंटिन्यू व्हेन आई लीव ऑन 8th, ठीक है। 10-15 मिनट ब्रेक ले लो, 11 बजे उनका डेमो शेड्यूल हो जाएगा, 11 से 11:15 के बीच। एक बार मैं थोड़ा पूछताछ कर लूँ क्या लेवल है, कैसा है। 11:15 अगर वो मुझे सही नहीं लगे तो मैं अपना लेक्चर ही कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लाइव बंद करना पड़ता है। किसी बच्चे को लाइव में कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। लाइव में किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ हो तो प्लीज आस्क।